अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके ऊपर बात करेंगे कि इनका क्या क्यों वकूफ़ पज़ीर हुआ और क्या ये अब कामयाब रही हैं अपने जो इनको मैंडेट दिया गया था। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि इनका इनका ये बनी क्यों थी। एनपीटी का मकसद ये था जी कि दुनिया में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो न्यूक्लियराइजेशन हो रही है उसको रोका जाए। 45 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुए उससे दुनिया को बड़ी हद तक अंदाजा हो गया कि ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। जिसके पास है या जिसके पास नहीं है, अगर दोनों स्टेट्स के पास है तो दोनों की तबाही है, किसी एक स्टेट की तबाही नहीं है। न्यूक्लियर विंटर का खतरा था। तो बजाय इसके कि दुनिया को उसको तबाही की तरफ धकेला जाए, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए कि जो इस जो प्रोलिफरेट हो रही है जो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसको रोका जाए। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब आप बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी जनाब 1968 में इसको बनाया गया और ये रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो लॉ होता है वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब अगर आज ये लॉ बन रहा है कि थप्पड़ मारना जो है वो एक क्राइम है, ठीक है। थप्पड़ मारना अगर आज क्राइम बना है, लॉ में आज शामिल हुआ है, तो इससे पहले क्योंकि लॉ में शामिल नहीं था, थप्पड़ मारने को क्राइम नहीं समझा जाता था, तो उस बैक डेट में उसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आज ये लॉ बना और मैंने आपको कल थप्पड़ मारा था तो आप मुझे इस बेस के ऊपर सू नहीं कर सकते कि कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था और आज ये क्राइम लॉ बन गया, तो वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, लॉ नहीं होता रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, अब एनपीटी को साइन करने की मुराद क्या है कि एनपीटी को आपने साइन तो कर लिया, तो इससे क्या होगा। देखिए, जब एक स्टेट एनपीटी को साइन करती है ना, तो साइन करने का उसका मकसद ये होता है कि अब हम जो है न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम इसको पीसफुल एनर्जी की तरफ जाएंगे, इसकी जो पीसफुल एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। हम इसको 20% से ज्यादा एनरिच नहीं करेंगे। उससे ज्यादा एनरिच करने का मकसद ये होता है कि आप न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल बैन है, जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो इसका ये मकसद होता है और ये जो अपने एडवर्सरीज हैं उनको एक ये कॉन्फिडेंस देना होता है, उनको ये बात बतानी होती है कि हमारा बिल्कुल एक एम नहीं है कि हम न्यूक्लियराइज हों, ठीक है। तो ये होता है एनपीटी को साइन करने का मकसद। अब नॉन सिग्नेटरी स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि 4 स्टेट्स जो हैं वो नॉन सिग्नेटरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है, एक इसराइल है और एक नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये 4 स्टेट्स जो है इसकी नॉन सिग्नेटरीज हैं। क्यों नॉन सिग्नेटरीज हैं? पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि जी इंडिया अगर इसको साइन कर लेता है तो पाकिस्तान भी साइन कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो सिर्फ अपने एटॉमिक एसिड से के थ्रू कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एसिमेट्रिकल पैरिटी है, जो सिमेट्रिकल पैरिटी उसकी बहुत कम है, ठीक है, उस है ही नहीं। कन्वेंशनल मीन्स के ऊपर हम उसकी इंडिया की सुपीरियोरिटी है, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं अपने एटॉमिक एसिड्स के ऊपर। तो पाकिस्तान का स्टांस तो ये है कि अगर इंडिया इसको साइन कर लेता है तो पाकिस्तान भी इसको साइन कर लेगा। अब चूंकि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने ऑटोमेटिकली इसको साइन नहीं करना था, ठीक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसको साइन कर लेता तो पाकिस्तान ये प्लेज कर लेता कि हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स को नहीं बनाएंगे, डेवलप नहीं करेंगे। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तो है जी, आइजनहावर ने ये जो न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का एक स्कीम निकाली थी कि तमाम स्टेट्स को चाहिए कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी से फायदा उठाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया की जो मुल्क हैं वो इसको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लेके चले गए, लेकिन कुछ स्टेट्स जो थी जो देखें जो इंडिया था वो 1974 के अंदर उसने स्माइलिंग बुद्धा कर दिया, ठीक है। तो दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट से 62 में चाइना ने कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेशन का खतरा था। एक रिपोर्ट आई 60s में कि बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1999 तक तकरीबन 60 ममालिक के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होगी, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एनपीटी को साइन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके हम जो इफेक्ट्स थे वो 1945 में जापान के अंदर देख चुके थे, ठीक है। तो दुनिया को बचाना था हमने, इसलिए एनपीटी को लाया गया। इसका एक और काम भी होता है जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को बचाना, ठीक है। वर्टिकल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है कम से कम जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास पहले से हैं उनको और कम किया जाए। मतलब सॉरी, हॉरिजॉन्टल कहिए, मैं बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन का, कि अगर फॉर एग्जांपल 4000 न्यूक्लियर एसिड्स हैं
जो अमेरिका के पास, तो इसको कम करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उसको कम करे, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को रोके, कि ज्यादा से ज्यादा जो ममालिक हैं इसको जो पहले से ये एबिलिटी अचीव कर चुके हैं उनके पास और ज्यादा एटॉमिक जो वेपन्स है वो ना आए। वर्टिकल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि और ज्यादा ममालिक शामिल ना हो, मतलब जो अभी मुल्क नॉन न्यूक्लियर है वो अब दोबारा न्यूक्लियर है, वो प्रोलिफरेशन की तरफ ना आ जाए, वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ ना आ जाए। तो मतलब जितनी मुल्क बन चुके हैं न्यूक्लियर कैपेबल, बस उतने ही रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े। तो ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन को भी इसने रोकना था। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हम बात कर लेते हैं कि ये क्या था। देखिए ये बनी क्यों 1974 में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1974 में इंडिया बन गया न्यूक्लियर पावर, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से उन्होंने अपनी वो एक एटॉमिक एक्सप्लोजन कर दिया। तो दुनिया ने देखा कि यार इंडिया तो इतना डेवलप्ड ही नहीं है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उसके पास इतना इकोनॉमी उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर किस तरह उसने जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, कहां से उसने टेक्नोलॉजी ली, कैसे कैसे उसके पास टेक्नोलॉजी आई। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ जो ब्लैक मार्केट थी उसके अंदर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वहां से इन्होंने टेक्नोलॉजीज दी, मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको हेल्प आउट किया। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को रोकने के लिए, ये तो बड़ी चीज डेंजरस है, तो इस तरह तो और ममालिक जो हैं हॉस्टाइल जो ममालिक हैं वो भी इसको लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिस तरह आज ईरान है, वो आज ईरान के ऊपर यही मामला चल रहा है कि वो न्यूक्लियराइज हो रहा है, तो कहते हैं कि इस तरह तो और ममालिक भी इसको लेना शुरू कर देंगे ब्लैक मार्केट से। तो उन्होंने IAEA लगा दिया। इसका मतलब क्या था कि जो NPT को साइन करेगी स्टेट, अब वो ये प्लेज कर रही है कि उसके जितना भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो IAEA की मॉनिटरिंग के अंदर होगा। IAEA उसको मॉनिटर कर सकता है किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, बगैर उसको इतला दिए हुए। यही मसला हुआ ईरान के साथ, जो ईरान की, अभी मैं डायरेक्ट इसको यहां से लिंक करता हूं। ईरान के साथ क्या मसला हुआ, ईरान था इसका NPT का सिग्नेटरी, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ 2000 के बाद जब IAEA ने कहा कि हमारे आपके प्रोग्राम के ऊपर शक है तो आप हमें मॉनिटर करने दे, ईरान ने इनकार कर दिया। वहां से उनको खतरा, वो शक जो है वो उनको हकीकत में बदल गया कि अगर ये नॉन प्रोलिफरेशन इसने साइन किया हुआ है, अगर ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है, तो फिर हमें क्यों मॉनिटरिंग नहीं करने दे रहा है इसकी। तो वहां से उनको फिर शकूक व शुबात बढ़ना शुरू हो गए। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ईरान का मसला फिर मजीद जो है गड़बड़ी होता गया। फिर न्यूक्लियर डील भी उसके हुई, वो जो है विड्रॉ कर गया US। तो अब ईरान इसी वजह से सैंक्शंस का शिकार काफी ज्यादा है। ठीक है, इसका एक और मकसद था कि दुनिया को जो जितने भी न्यूक्लियर जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर स्टेट्स हैं उनका मॉनिटर करना, उनके ऊपर चेक रखना कि इससे वो 20% से ज्यादा एनरिच ना करें। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का मैंने आपको केस बता दिया कि NPT के सिग्नेटरी नहीं है, तो इस वजह से IAEA इनको मॉनिटर नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ IAEA उनको मॉनिटर करेगा जो NPT के सिग्नेटरीज होंगे। अच्छा, अब NSG का क्या था। NSG की जी वो जो मेंबरशिप के ऊपर बड़ी बात चलती है कि इंडिया ने बड़ी कोशिशें कर रहा है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की जो है मेंबरशिप लेने के लिए। इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद ये है कि जो NSG की स्टेट्स होंगी वो आपस में डुअल यूज टेक्नोलॉजी की ट्रेड कर सकती हैं। डुअल यूज टेक्नोलॉजी मतलब सिविल और मिलिट्री, दोनों टाइप की टेक्नोलॉजीज इन ममालिक के अंदर जो है वो आपस में ट्रेड उसकी होगी। जो इसके सिग्नेटरीज नहीं है या जो इसके मेंबर स्टेट्स नहीं है, वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी उनके ऊपर बैन है, वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है। तो ये है कि पाकिस्तान उसको डुअल यूज टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकता, ना ही अब इंडिया जा सकता है जब तक दोनों इसके मेंबर नहीं बनेंगे। तो ये तो था आज का NPT और IAEA।